हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ की। मैंने पहले एपिसोड्स में 4 पैरामीटर्स डिस्कस किए हेल्थ के, जिसमें पहला था कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दूसरा था मेटाबॉलिक हेल्थ और थर्ड नंबर पर है मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ और फोर्थ पर है माइंड। तो पहले दो मैंने कवर किए एपिसोड्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ काइंडली गो टू द रामबाण यूट्यूब चैनल एंड यू कैन वॉच देम देयर, वॉच दीज एपिसोड्स। और आज मैं बात करूंगा मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ की। क्या है ये मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ और क्यों ये जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे जानते हैं बेसिकली मस्कुलर स्केलेटल है क्या? बोन्स, मसल्स, राइट? उनके थ्रू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। उसके बारे में आपको ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मसल्स का ध्यान रख रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। तो एक तो हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि हमें फंक्शनल मूवमेंट्स के लिए, हमें काम करने के लिए, हमें उठने बैठने के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें मसल्स की और अपने स्ट्रक्चर की हेल्थ की ज़रूरत है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, जो हम अक्सर आई डोंट थिंक पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, और ये बहुत बहुत एक बड़े लेवल के ट्रेनर्स को भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो है इसका डायरेक्ट लिंक विद मेटाबॉलिक हेल्थ। हम कैलोरी बर्न के विषय में चाहे बात कर लीजिए, चाहे वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बारे में बात कर लीजिए, तो दोनों कंपोनेंट्स के अंदर आपको मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ की ज़रूरत है। और उसके इस हेल्थ के मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ये तो आपका फंक्शनल पार्ट हो गया, मेटाबॉलिक से जो लिंक है इसका न्यूट्रिशनल हेल्थ हो गया। इसके अलावा रिसर्चेस हैव प्रूवन के मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ब्रेन हेल्थ, is directly linked with stress, is directly linked with organ health, and is directly linked with overall health. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि आप, हो सकता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भाग रहे हैं, आप कीन रनर हैं, हर रोज़ भाग रहे हैं, 10 साल से भाग रहे हैं, 15 साल से भाग रहे हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि यार मैं आई एम प्रीटी हेल्दी। यस यू मे बी, बट दैट इज़ ओनली वन कंपोनेंट ऑफ इट। और मैं आज एक्सप्लेन करूंगा क्यों। राइट, लाइकवाइज कोई लोग जिम जा रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं कि मैं 10 15 20 साल से जिम जा रहा हूँ, मेरी मसल मास बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर रोज जिम जाता हूँ, बट अगेन दैट्स ओनली वन कंपोनेंट ऑफ इट। तो आप दोनों ही एक्सट्रीम केसेस में, चाहे वो रनर्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाले हैं, चाहे वो रेगुलर वॉक वाले हैं, आपको हर केस में, या चाहे वो योगा वाले हैं जो रेगुलर योगा क्लासेस करते हैं, पिलाटेस वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे केसेस, और एक आधा नहीं, मैक्सिमम केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको कोई ना कोई इशू है। या तो किसी को पेन है, या किसी को कोई मेटाबॉलिक इशू है, या किसी को कोई और इशू है। और वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चारों पैरामीटर्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चारों पैरामीटर्स जरूरी हैं हेल्थ के लिए। और उसके बावजूद जब आप चारों का ध्यान रख रहे हैं तो जिंदगी है, हो सकता है कहीं फिर स्किप कर जाओ, दैट इज पॉसिबल। पर उसको मेंड कैसे करेंगे, उसको रिपेयर कैसे करेंगे हम, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये क्यों हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि हमें चारों एरियाज को कवर करना है। और मस्कुलर स्केलेटल को भी इसीलिए मैं आज पूरा एक एपिसोड इसके बारे में बना रहा हूं, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमें बहुत गलतफहमियां हैं। इसको हम, आई डोंट थिंक वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ। या तो हम सिर्फ मसल को जानते हैं, या हम सिर्फ स्टेमिना को जानते हैं कि हम भाग सकते हैं तो हम बहुत हेल्दी हैं, या हमारी बहुत बड़ी मसल है। ये दोनों गलत है। आप जो भागता है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसको मसल है उसको भी प्रॉब्लम है। तो दैट इज वन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड इज द मेटाबॉलिक एस्पेक्ट ऑफ इट, कि जितना भी आप न्यूट्रिशन, जो भी हम खाते हैं, तो हमारा जो मूवमेंट्स हैं और जो एक्सरसाइजिंग है वो बड़ा की रोल प्ले करती है बर्न के अंदर और हमें मेंटेन करने में। अब वो कहाँ से जाहिर होता है? मैं क्यों बोलता हूँ कि हमें शायद इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि व्हाट 90% ऑफ द पीपल आर ओवरवेट।
or out of those 90%, I don't know how many will have issues, but let's not dive into it. तो जब हम इतने परसेंटेज हैवी परसेंटेज में ओवरवेट हैं तो जाहिर सी बात है हमें बर्न तो समझ में ही नहीं आ रहा. हमारा वो समीकरण बिगड़ा हुआ है कि जो हम खा रहे हैं वर्सेस जो हम बर्न कर रहे हैं वो तो बिगड़ा हुआ है. इसका मतलब नहीं तो पेट क्यों आएगा, मोटापा क्यों आएगा, और मोटापे के साथ फिर जो तमाम प्रॉब्लम्स आती है वो क्यों आएगी. तो दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं इसके मस्कुलोस्केलेटल के. एक तो आपका फंक्शनल एस्पेक्ट है जहां हमारी बॉडी में पेन आता है, किसी को नी एंकल लोअर बैक इश्यूज नेक इश्यूज कोई भी इश्यूज है. एंड सेकंड इज इट्स डायरेक्ट रिलेशन विद मेटाबॉलिज्म कि हम कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं और हम क्या करते हैं. और इसके अलावा ये दो तो जो एक दिखने में आते हैं सामने, हाँ ये दो तो जाहिर सी बात है ये तो दो डायरेक्ट रिलेटेड है. इसके अलावा एक और नॉट ओनली इट्स नॉट इवन इनडायरेक्ट, इट्स डायरेक्ट रिलेशन. इसका ब्रेन हेल्थ के साथ है, इसका स्ट्रेस के साथ है कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर है. अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, अपने मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपको स्ट्रेस कम आता है. एक्सक्यूज मी. एंड थर्ड इज ऑर्गन हेल्थ एंड फोर्थ इज ओवरऑल हेल्थ. तो जस्ट लाइक जैसे मैंने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हार्ट को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी हेल्थ में हार्ट हेल्थ, और फिर मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म में कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी. लाइकवाइज मस्कुलोस्केलेटल इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैंने 4 पैरामीटर्स डिटरमाइन किए. ये सारे चारों के चारों एम्बाइब्ड हैं. इनको सिंगल आउट नहीं कर सकते, इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते. इनको आइसोलेशन में ट्रेन हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बट वी स्टिल नीड टू टिक ऑल द 4 बॉक्सेस, राइट. नाउ अब अगर आपको कहीं पे भी पेन आ रहा है पूरी बॉडी में, तो रिगार्डलेस ऑफ आप कितने बड़े एथलीट हैं, आपका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, कितना मसल मास है, इट डजंट मैटर. योर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ इज नॉट गुड. वो आप टिक नहीं कर सकते वो बॉक्स अगर आपको कहीं पे भी पेन आता है. नंबर 2, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आप उस एलिमेंट को टिक नहीं कर सकते. और क्यों नहीं करते हैं आप समझिए कि भाई मेरा एक स्ट्रक्चर है, एक जैसे हम देखते हैं ट्रैक्टर को देखते हैं, ट्रक्स को देखते हैं, बग्गियों को देखते हैं कि जब वो उसके ऊपर सामान बहुत ज्यादा लाद देते हैं तो क्या होता है उसके साथ. जब आपने ट्रक या ट्रैक्टर्स देखे होंगे विच आर ओवरलोडेड, और फिर वो गिरे हुए भी देखे होंगे फोटोज में और वीडियोज में, बट नॉनदलेस जब वो ओवरलोड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दे रन वेरी स्लोली. उनको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपने ओवरलोड कर दिया. और ओवरलोड का मतलब क्या है कि एक मेरा स्ट्रक्चर है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर का एक इंजन है जो एक पुल कर सकता है, एक पावर को जनरेट कर सकता है, और फिर ट्रॉली का एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 टायर्स हैं. उस स्ट्रक्चर को एक कैपेसिटी है कि आप इतना रखेंगे उसके ऊपर तो वो चारों टायर ठीक रखेंगे, चलेंगे. और अगर आपने चारों तरफ ओवरलोड कर दिया उसको तो वो इम्बैलेंस आ जाएगा. लाइकवाइज आप सोचिए कि हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है. बोन्स के हिसाब से आपके ऊपर मसल आती हैं. जितना बोन छोटी है, पतली है, मोटी है, उसके हिसाब से आपका मसल आता है. और अगर वहां पर बोन और मसल के हिसाब से फैट नहीं है और फैट ज्यादा आ गया और उनके ऊपर वेट ज्यादा आ गया तो आप क्या करेंगे? यू स्लो डाउन. एंड व्हेन यू स्लो डाउन व्हाट हैपेंस देन? all other things happen then. You are not able to burn those calories, you are not able to stay healthy, you are not able to avoid the pain which will eventually come. तो आप समझ रहे हैं? तो दोनों इस मस्कुलोस्केलेटल के अंदर भी दोनों चीजें टिक करनी जरूरी है. नंबर 1 मैंने समझाया कि पेन नहीं आना चाहिए बॉडी में, और ये पेन नहीं आने का मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं आना चाहिए. ह्यूमन बॉडी आएगा, कुछ करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कुछ एफर्ट करोगे, कहीं ज्यादा हो जाएगा, आएगा पेन. एंड दैट्स फाइन as long as you can recover from that pain and that pain doesn't show up again. तो पहली चीज पेन आ रहा है अगर, एंड सेकंड इज इफ यू आर ओवरवेट. तो दोनों अगर दोनों में से कोई भी सिनेरियो है
अव्वल तो पहले तो दोनों ही होंगे, किसी को होंगे तो, बट नंदलेस तो आप इसको टिक नहीं कर सकते। तो इनको टिक करने के बाद ही आप मस्कुलोस्केलेटल को टिक कर सकते हो कि हाँ यार मेरी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ ठीक है। नाउ let us understand both the aspects separately. So first is functional aspect कि भाई why do we get pain? मैं तो सब ठीक कर रहा हूं, मैं रन करता हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं, आई एम ईटिंग राइट, व्हाई एम आई गेटिंग पेन? अब आप इसका कोई एक आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। द पेन may be coming because you are overloading a structure, and the reason to overload that structure could be wrong mechanics. Listen to me, wrong mechanics. आपका पैर जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ता, अलग से पढ़ता है, और वो पढ़ते 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 आपका पेन आ जाता है। नंबर 2, you can be overloading that structure, नी की बात कर लो, by overdoing something, कि उसको उतनी आदत नहीं है, आप उसको ओवरलोड कर रहे हो, उसकी वजह से पेन आता है। नंबर 3, जो शायद आप में से किसी को भी नहीं पता, कि कहीं पे भी पूरे स्ट्रक्चर में भी, क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि आपके पैर के अंदर अगर पेन है और आपके पैर के अंदर अगर आप मिसअलाइंड हो, तो हो सकता है आपका पेन शोल्डर में आए, आपको वो शोल्डर पेन कर दे। पैर की मिसअलाइनमेंट, हियर मी आउट, पैर की मिसअलाइनमेंट, फुट की, कैन पोटेंशियली गिव यू अ शोल्डर पेन और नेक पेन। लोअर बैक की misalignment can give you a pain in the knee, can give you a pain on your hips, can give you a pain in the neck, and can give you a pain in the foot. तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा जिस तरह से है, आप समझिए कि उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई गलत चीज वहीं कर रहे हैं जहां पर पेन आया। And the reason why I'm trying to explain this to you is that there's a prevailing trend in the society for neck pain, for example. A lot of people are getting neck pain. Now people say, यार मैं तो गर्दन को सीधी रखता हूँ, मैं पिलो भी ठीक लेता हूँ, वो why am I getting neck pain? Now that could be because of your shoulder. तो है ना इंटरेस्टिंग। सो इसीलिए आप नेक को कसूरवार मत मानिए, हो सकता है the fault lies somewhere else. इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को चेक रखना जरूरी है। सिर्फ नेक हेल्थ के बारे में आप सोच सकते हैं, यस गुड, सिर्फ नी की हेल्थ के बारे में आप सोच सकते हैं, गुड, बट देन इट डजंट एंश्योर यू द एंटायर बॉडी हेल्थ। तो फिर सवाल ये आता है कि यार चलो पेन आता है तो भी प्रॉब्लम है, पेन किस वजह से आ रहा है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कि आप वॉक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रेगुलरली एंड सडनली यू स्टार्ट गेटिंग अ नी पेन। आप कुछ खेलने जा रहे हो, यू लव प्लेइंग बैडमिंटन और व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, एंड देन सडनली यू गेट अ लोअर बैक पेन, खत्म हो जाता है, राइट? देन यू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग। तो ये क्यों, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक पेन का मैं एक एक्सपीरियंस भी है, और मैं आई थिंक इन द पेन rehab department I am an expert, and I consider myself to be one because I have handled very complicated, highly complicated cases in the past in my clinical practice. So hear me out, this is very important for you to understand कि पेन चाहे वो लोअर बैक में है, चाहे वो नी में है, चाहे वो नेक में है, वो एक दिन एकदम नहीं आता है। हमारी बॉडी, हमारी वो रीजन बॉडी का जहां पर भी पेन आता है, वो कुछ ना कुछ आपको पहले हिंट्स देता है। तो पेन का प्रोग्रेशन क्या है, इंजरी का प्रोग्रेशन क्या है, पेन का छोड़िए, तो पहले होता है निगल, माने थोड़ा सा कहीं स्लाइट पेन आया, हल्का सा, मान लो नेक में आया, पहले दिन आया, मंडे को आया, हमने नेक स्ट्रेच की, हमने कहा यार ठीक है कोई नहीं, ठीक हो जाएगा,
अब ट्यूसडे को महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस पेन की हमें आदत हो गई है, उस छोटे से पेन की। वेंसडे को महसूस नहीं हुआ, और ऐसे करते करते फिर पता लगा तो फॉलोइंग मंडे बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो फिर एक्सरसाइज की, चलते रहे, और फिर वो डिसअपियर हो जाएगा बीच में कहीं पे। और वो डिसअपियर नहीं होता, वो पेन है। डिसअपियर क्या होता है? आपका फोकस, because you are focused somewhere else and you have started living with that pain, and therefore you stop actually recognizing the pain that your body has pain कहीं नहीं जाता है, your body movements are still giving you pain। तो जब तक वो माइल्ड है हम ये करते हैं। उसके बाद the second step is that it becomes persistent and severe, माने उसकी जो इंटेंसिटी है पेन की वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे बेड रेस्ट लेना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए, तो यू स्टॉप डूइंग सर्टेन थिंग्स, और फिर आपको लगता है कि हाँ यार मैं ठीक हो गया, एंड देन यू अगेन स्टार्ट मूविंग। 99.99% of the cases the pain comes back, and I'll tell you why later। तो वो वापस पेन आ गया, अब फिर यू आर कंटिन्यूइंग विद इट बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद इट, यू हैव डन व्हाटएवर यू कुड, एंड देन कम्स द इंजरी। अब इंजरी क्या होती है? लिगामेंट टियर होना इंजरी है, और इंजरी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इंजरी, माने आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, वो सब एक्सीडेंटल है क्योंकि आप उसमें कंट्रोल नहीं है, आप कहीं चल रहे थे या कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में। और सेकंड इज नॉन कांटेक्ट। तो मैं नॉन कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो कांटेक्ट इंजरीज है उसमें सीधा इंजरी आई, आप डॉक्टर के पास जाओ। जो नॉन कांटेक्ट इंजरीज है, जो कि 90% प्रिवेलिंग है सोसाइटी में हमारी, जो हमारी सोसाइटी में आसपास जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं जिनको पेन है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो नॉन एक्सीडेंटल है। उनको वो पेन आ रहा है बहुत सालों से या शुरू हुआ है, तो इट काइंड ऑफ कैरीज ऑन फ्रॉम दैट। तो ये है आपकी इंजरी का प्रोग्रेशन। तो जो पहली स्टेज पे आपको हल्का सा निगल आया, अब चूंकि आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? what do you do when you have got a headache? What do you do when you are running high temperature? You either go to a doctor or you take medicine। फिजिकल पेन के केस में हम क्यों नहीं करते हैं ऐसा? why are we not approaching physiotherapist? That's your first line of action। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके आसपास कौन फिजियोथेरेपिस्ट है, कम डिस्टेंस पे आप उनके पास जरूर जाइए, बिकॉज वो आपकी टेंशन भी रिलीज करेंगे। वो थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा तो वो नहीं बता पाते हैं रूट कॉज के बारे में, बट थोड़ी बहुत प्रिकॉशनरी चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे कि आप ऐसा मत करिए और ऐसा करिए या ऐसा करिए। हो सकता है वो पेन जो आपको आना स्टार्ट हुआ वो वहीं रुक जाए। फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, मान लो उस स्टेज पे आपने इग्नोर कर दिया, विच मोस्ट ऑफ यू डू। सेकेंड स्टेज जब वो पेन थोड़ा बढ़ जाता है, उस स्टेज पे तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे कुछ सेशंस लीजिए। थर्ड, आप फिजियो के पास गए, ठीक नहीं हुआ, फिर पेन वापस आ गया, नाउ यू नीड टू लोकेट अ स्पेशलिस्ट। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि भैया वो दूर हो या कहीं का भी स्पेशलिस्ट, नहीं, आप अपने पास ही देखिए। आप हर सोसाइटी में कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट होता है। कोई अपने आप को लोअर बैक का स्पेशलिस्ट बोलता है, कोई नी का बोलता है, कोई किसी का। आप उस स्पेशलिस्ट को ढूंढिए। हो सकता है कोई थोड़ा दूर जाना पड़े, बट यू नीड टू सीक द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट, विदाउट विच यू आर हेडिंग इनटू एन इंजरी। ये है प्रोग्रेशन। अब आते हैं हम कि हम इसको हेल्दी रख कैसे सकते हैं, कि भैया पेन आ रहा है। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू, और अगेन द सेम कॉन्सेप्ट लोग नहीं करते हैं, कि मान लो आपके नी में पेन है और फिर भी आप इंसिस्ट करते हो कि यार मैं तो वॉक पे जाऊंगा, मेरा तो रूटीन है, मैं तो खाना नहीं खा सकता। ठीक है, खाना नहीं खा सकते, पर वॉक पे अगर आप जाओगे तो आप उसको वर्स कर रहे हो। जाहिर सी बात है ना, वो नी है, आप वहीं पे उसको स्ट्रेस दे रहे हो। एक और चीज, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये पेन अपने आप नहीं जाता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास भी, या प्रेयर्स से ठीक नहीं होता है ये पेन। पहले तो ये समझ लीजिए, फिजिकल पेन हैज टू बी अपरूटेड आउट। जहां पर भी पेन है उसको आपको रूट कॉज पे जाके उसको फंडामेंटली ठीक करना पड़ता है, नहीं तो पेन नहीं जाता है।
तो आप जब आपको पेन आ रहा है तो द लीस्ट यू कैन डू इज नॉट गिव इट मोर स्ट्रेस। तो आपके कहीं पे भी पैर में है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ज्यादा चलना या ज्यादा आपका जो भी रूटीन है, मैंने देखा है कि प्लेयर्स को नी कैप पहन के भाग रहे हैं, तो किसी से पूछा मैंने कि यार ये नी कैप क्यों पहना है तूने, कह रहा सर नी में पेन है। एंड देन माय सेकंड क्वेश्चन वाज फिर भाग क्यों रहे हो, एंड ही सेज और क्या करें। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या करें, हजार तरह की एक्सरसाइज है, तुम्हें एक रनिंग ही मिल रही है। यू आर ट्राइंग टू से कि गाड़ी का टायर मिसअलाइंड है और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं यार चलने दो गाड़ी, तो क्या होगा फिर, या तो वो टायर खत्म हो जाएगा या दूसरा खत्म हो जाएगा, या उसके एक्सेल में या जो भी आजकल टेक में आता है कोई कुछ ना कुछ खराब करेगा, उसके मूवमेंट को खराब करेगा, गाड़ी ठीक तो नहीं होगा। या मिसअलाइन टायर अपने आप गड्ढों में चलता चलता ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो द लीस्ट यू कैन डू इज गिव इट रेस्ट। नेक का पेन है, बहुत सारे लोग नेक के पेन से सफर करते हैं। आप एक्सरसाइजेज आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप एक्सरसाइज करके देखिए। अगर आपको ठीक नहीं होता है फिजियो से के पास जाइए, फिर भी ठीक नहीं होता आप स्पेशलाइज सीख करिए, फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर आप फर्दर उसमें रिसर्च करिए कि यार मैं कैसे ठीक करूं, किसको ढूंढूं, मैं कौन ठीक कर सकता है इस चीज को। दैट इज हाउ यू शुड परस्यू इट। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ इट। कि क्यों ये डायरेक्टली लिंक है, आप समझिए कि अगर मैं 100 कैलोरीज खा रहा हूं और मैं 100 बर्न कर रहा हूं तो मेरा वेट कांस्टेंट रहेगा। क्यों बढ़ेगा, कहां से बढ़ेगा, वो बढ़ क्यों रहा है। अगर मैं 100 खा रहा हूं और मैं 80 खर्च कर रहा हूं तो जो 20 बचा वो कहां जाएगा, इट स्टोर्ड एज फैट। तो होता क्या है कि क्यों न्यूट्रिशनल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि कैलोरी बर्न जो है वो एक लिमिटेड है हमारा, वो एक फिक्स कोटा है कि हम उतनी ही कैलोरी बर्न करते हैं अनलेस वी एक्चुअली गिव लॉट ऑफ स्ट्रेस टू इट। और वो भी बहुत टेक्निकलिटीज है उसके अंदर। तो वो हमारे जैसा आदमी जो स्पोर्ट्स साइंस में है और जो इसमें रिसर्च करता है वो तरीके ढूंढ सकता है, बट आप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि आपका प्रोफेशन नहीं है। तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार मैं क्या करूं, किसके लिए क्या करूं, इसलिए डाइट्स फेल। आप कुछ छोड़ देते हैं, आप थोड़ा वेट 1-2 किलो लूज कर जाते हैं, फिर खाने लगते हैं, फिर और ज़्यादा गेन कर लेते हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप रूट कॉज को, सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे। सिस्टम कहाँ है, सिस्टम ये है कि यार मैं इस कैलोरी बर्न को कैसे बढ़ाऊं जो कम हो गया है, एंड दैट कैन नॉट बी इंक्रीज जस्ट बाय डूइंग एनी रैंडम एक्सरसाइजिंग। इसीलिए आपको जिम में मोटे मोटे लोग दिखते हैं जो रेगुलर जिम कर रहे हैं, और उनसे पूछो क्या खाते हैं क्या पीते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। चलो आदमी तो फिर भी मैं मान लूँ कि कुछ करता होगा, चाय ज़्यादा पी लेता होगा, ड्रिंक कर लेता होगा, ड्रिंक के साथ कुछ खा लेता होगा, वो सब काउंट नहीं करते हैं। बट व्हाट अबाउट विमेन, वो क्यों है फिर अगर वो रेगुलरली आ रही हैं तो, या वो रेगुलरली वॉक कर रही हैं तो। देयर इज अ वेरी वेरी सीरियस कनेक्शन देयर एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए आपको मेटाबॉलिक हेल्थ पे जाइए, आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वाले एपिसोड पे जाइए, आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा। वो बहुत सारे उसके लूप होल्स हैं जहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मैं कैसे बर्न को बढ़ाऊँ, क्या किया जाए। तो खाली एक्सरसाइज अडॉप्ट करने से आपका वेट लॉस नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि आज आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कल को आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो आप वेट लॉस कर दोगे। इमीडिएटली करोगे ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर सेडेंटरी एंड सडनली यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, यस, 1 किलो 2 किलो 3 किलो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से वेट पे हैं, उससे कम आ जाएगा। बट वो फिर भी आप ओवरवेट हो, फिर वो प्लेट्यू कर जाता है, फिर उसके बाद कम नहीं आता है। आप हर रोज एक्सरसाइज करते रहो, 10 साल तक करते रहो। दैट इज वेयर यू नीड अ स्पेशलिस्ट अगेन। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रिशन का डायरेक्ट लिंक है हमारे फैट के साथ, डायरेक्ट। और अगर जितना हम फैट ऐड करते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने पहले समझाया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए बढ़ती जाएगी बिकॉज वी आर ओवरलोडिंग द सिस्टम एंड द पेन माइट कम। नोबडी इज born with the right, correct, fundamentally correct biomechanics that they can keep throughout their body. वी आर ऑल बॉर्न डिफरेंटली, हमारे बोन का स्ट्रक्चर अलग होता है, हम अलग अलग तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, हमारे एंगल्स बदल जाते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट।
एवरीबडी कैन नॉट बी 100% राइट मैकेनिकली बायोमैकेनिकली, बट जब अगर आप गलत हैं तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए कि यार इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसके लिए क्या करूं, वो भी समझना चाहिए. सो दिस इज वेयर इट कम्स डाउन टू. तो आप समझिए कि अगर आपको पेन आ रहा है, मस्कुलोस्केलेटल पेन आ रहा है, तो एक आपको करना पड़ेगा न्यूट्रिशनली, आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप दोनों को पेयर अप करके अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ बहुत जल्दी कि एक होता है फाइबर टाइप हमारे बॉडी के अंदर. तो हमारी जो लेग्स हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कौन सा फाइबर टाइप कौन सा नहीं. तो दो टाइप के, टाइप 1 टाइप 2, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. तो जो हमारी लेग्स हैं वो उसमें टाइप 1 फाइबर ज़्यादा है. अब टाइप 1 किस में काम आता है कि आप 24 घंटे खड़े रह सकते हैं, आप 20 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, आप बैक टू बैक हर रोज पैदल चल सकते हैं. वो टाइप 1 का काम है. टाइप 2 का काम क्या है? स्प्रिंट लगाना, जंप्स लगाना. लगा सकते हो आप सारा दिन स्प्रिंट? नहीं लगा सकते. तो दोनों टाइप के फाइबर हर जगह हमारी बॉडी में है, लेकिन हमारे जो लोअर बॉडी है विच इज लेग्स, उसमें टाइप 1 ज्यादा होता है. अब आते हैं अपर बॉडी पे, जिसके बारे में हम कुछ करते नहीं है. बिकॉज जो भी लोग वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कितने लोग अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं? अपर बॉडी में इंटरेस्टिंगली टाइप 2 फाइबर्स ज्यादा होते हैं, उसमें टाइप 1 ज्यादा है, कम है. मूविंग ऑन. एक और एलिमेंट है इसके अंदर जो थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपको काम आएगा कि क्यों हमें अलग अलग एक्सरसाइजेस की जरूरत है, क्यों हमें कार्डियो की भी जरूरत है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्यों हमें वॉक भी करना चाहिए, रन भी करना चाहिए. मतलब एज वाइज है, जो रन तो मतलब ऑब्वियसली आफ्टर एन एज यू कांट रन, बट व्हाट आई मेंट इज कि आपको कार्डियो भी करना चाहिए, स्टेयर्स करिए, आप वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए. बिकॉज एक हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे स्ट्रक्चर का, वो ये है कि हमारी जो लोअर बॉडी है, लेग्स वाली जो एरिया है, लेग्स का जो पूरा एरिया है, उसके अंदर एक हमारा फाइबर टाइप होता है. तो दो तरह के फाइबर टाइप है. जैसे हमारे कार के टायर्स है ना, रेडियल टायर है, नॉर्मल टायर है, तो आप ऐसे ही मान लीजिए हमारी बॉडी में दो टाइप के फाइबर है. एक होता है टाइप 1 फाइबर, एक होता है टाइप 2 फाइबर. मैं बहुत जल्दी बताऊंगा इसको ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपको समझना है इसको. तो जो टाइप 1 फाइबर है, उसका मतलब है कि वो एंडोरेंस के लिए होता है, कि आप 24 घंटे खड़े रह सकते हैं, आप 24 घंटे वॉक कर सकते हैं, आप मैराथन भाग सकते हैं, आप 50 किलोमीटर भाग सकते हैं. जैसे हम देखते हैं ये बहुत सारे आजकल आउटस्टैंडिंग एथलीट्स हैं या रिक्रिएशनल एथलीट्स हैं जो इंटरसिटी भागते हैं, थ्रू आउट द कंट्री भागते हैं, तो वो टाइप 1 फाइबर का काम है. टाइप 2 जो फाइबर होता है उसका काम होता है हार्ड काम करना, माने स्प्रिंटिंग, जंपिंग, वेट उठाना, वो है टाइप 2 फाइबर. तो हमारे जो लोअर बॉडी है उसके अंदर टाइप 1 फाइबर टाइप ज्यादा है, और जो अपर बॉडी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, टाइप 2 फाइबर हमारे अपर बॉडी में ज्यादा है और टाइप 1 कम है अपर बॉडी में. तो अपर बॉडी में टाइप 2 ज्यादा है और लोअर बॉडी में टाइप 1 ज्यादा है. देखिए कुदरत का कितना अच्छा हमारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि हमें चलना पड़ता है, हमें उठना बैठना पड़ता है, तो उस सब के लिए टाइप 1 चाहिए, तो उन्होंने लेग्स में दिया. टाइप 2 के लिए हमें हार्ड काम करना पड़ता है, हम हथौड़ा चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ कुछ उठा रहे हैं, अपने आप को पुल कर रहे हैं, वो सब टाइप 2 का काम है, क्योंकि ताकत का काम है. तो इसीलिए अगर हमारी बॉडी का कॉम्बिनेशन ऐसा है तो हमारा ट्रीटमेंट भी उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए, हमारा ट्रेनिंग भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हम कोशिश करें कि हम थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें अपर बॉडी के लिए, और कार्डियो करें हम लोअर बॉडी के लिए, तो भी हम ठीक रह सकते हैं. और जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स उसको भी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है. पर रोजमर्रा के, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, ऑफिस गोइंग लोगों की बात कर रहा हूं, जो कुछ कर भी रहे हैं लेकिन उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो उसको ऑप्टिमल कैसे कर सकते हैं? तो अपर बॉडी के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस कंट्री एंड आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विद गोइंग टू द जिम. हर एक कोई आदमी जिम नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सपेंसिव है, अगर है भी तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, सो मेनी इश्यूज, राइट. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपल सा सर्च के अंदर यूट्यूब में जाके आप सर्च करिए
कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं घर पे बिना वेट्स के। वो आपको बहुत कुछ एक्सरसाइजेस आपको सिंपल, एक 30-40 साल के आदमी के लिए जो नॉर्मल ट्रेन नहीं करता है, उसको सिर्फ हाथ ऊपर करना और नीचे करना, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है आपके शोल्डर के लिए। तो ऐसे ही बैक की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बिना वेट्स के कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। इसीलिए जब मेरा कार्डियोवैस्कुलर वाला भी आप देखेंगे, कैलोरी बर्न वाला एपिसोड देखेंगे, मैं सब में ये बताता हूं कि जो लोग वॉक रेगुलरली करते हैं, दे शुड स्टॉप इन बिटवीन एंड डू ऑल द डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर योर अपर बॉडी एज वेल। वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ वॉक से हेल्दी नहीं रह सकते, सिर्फ वेट ट्रेनिंग से हेल्दी नहीं रह सकते, जैसे मैंने डिस्कस किया। तो इसके पीछे ये साइंस का लॉजिक है कि हमारे फाइबर टाइप भी अलग अलग है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई बल्ब चेंज कर रहे हैं या ऊपर कुछ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो आपका यहाँ पेन आ जाता है बहुत जल्दी, जबकि वही चीज़ आप नीचे आप करके आप चल रहे हैं तो आपको कोई पेन नहीं आता। यू कैन हैंडल अ लॉन्ग वॉक ऑल्सो, राइट। तो इसको समराइज करते हैं कि हमने ये समझा कि मस्कुलर स्केलेटल का मतलब ये दो एस्पेक्ट्स में है। एक तो हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट है, जो हम मूवमेंट बेस्ड है, काम करने के लिए है, एंड सेकंड इज द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटाबॉलिक मशीनरी। तो दोनों के रिपरकशंस क्या हैं? अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें पेन आएगा, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा फैट आएगा, और अगर हमारा फैट आएगा तो हम उस स्ट्रक्चर को लोड कर रहे हैं, और चूंकि स्ट्रक्चर हमारा बायोमैकेनिकली करेक्ट होता नहीं है तो वो ओवरलोड होगा, तो वो कहीं ना कहीं पेन आएगा। पेन का प्रोग्रेशन मैंने समझाया। और एक चीज मैं बिफोर आई फिनिश आई वांट टू रिट्रीट दिस, आई वांट टू इंसिस्ट ऑन दिस दैट जब भी आपको पेन आए, काइंडली सीक द हेल्प ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके आसपास हैं, उनके पास जरूर जाइए, बिकॉज आप अपने आप उस पेन को नहीं समझ सकते, आप नहीं ठीक कर सकते, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जो उन्हीं को पता है। तो just like a medicine you take for fever or whatever, that's your first line of action. Thank you very much. बने रहिए रामबान के साथ for new insights on health. Thank you.